हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो है पॉलिटी के हम लोग पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग पॉलिटी को अच्छे तरीके से कवर करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक। हम लोग जो है इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में जैसे आपको समझ में आए और आपकी भाषा में मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरा ये प्रयास है कि हमारे जो भी भाई, जो भी हमारे साथी जो है अभी नए हैं, जो अभी नया नया उन्होंने स्टार्ट किया है, तो उनको पॉलिटी अच्छे से समझ में आए। और पॉलिटी में किस तरीके से हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और किस टाइप का कौन सा क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे देखिए संविधान है, तो पॉलिटी से आप कोई भी मतलब कोई भी एग्जाम देख लीजिए उठा के, तो आपको अगर पॉलिटी से लगभग लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और आपको अगर मतलब जीएस में अच्छा स्कोर करना है, तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर भी अच्छा दे देता है और उससे हम लोग क्वेश्चन बना भी लेते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है पॉलिटी में जैसे सबसे स्टार्टिंग में क्या है कि इसकी एक हम लोग क्या देखते हैं, मतलब कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, इन सब पे आप उतना गौर मत कीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ, जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, वो सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें पृष्ठभूमि के अंदर आता है जो है 1773। 1773 का एक आता था रेगुलेटिंग एक्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। आपको बस ऐसे ही इसको जो है सुनते चलना है। और जहां भी ऐसा होगा कि ये क्वेश्चन पूछेगा, तो मैं उसको हाईलाइट करके मैं उसको अच्छे से बताऊंगा। तो इसमें जैसे सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके तहत जो ब्रिटिश संसद है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को मतलब कि एक प्रकार से नियंत्रित और विनियमित करने का जो पहला प्रयास था। यानी कि मतलब एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी और उसके कार्यों को करने के लिए समझ लीजिए पहला जो कानून या पहला जो एक्ट था वो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। अच्छा, अब इस एक्ट के तहत क्या चीजें हुई थी, तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि जो बंगाल, यानी जो बंगाल थे, बस आपको ये याद रखना है कि जो बंगाल के मतलब जो बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है, जो बंगाल के गवर्नर थे, उनको क्या किया कि बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल जनरल देखो इसमें क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिस ठीक है। और ऐसा बनने वाले जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे, वे वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, और उसके साथ जो है इसी के तहत इसी एक्ट में जो है 1774 में कलकत्ता में जो है कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। ठीक है, जिसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश थे, एक मतलब कि मुख्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और जिसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे उसको सर एलिजा एम्पे, सर सर एलिजा, ठीक है, सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। तो देखिए 1773 से यही था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके तहत जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और जो ऐसे बनने वाले वारेन हेस्टिंग पहले थे। 1774 में जो है कलकत्ता, जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे, और पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे थे। बस इतना ही क्वेश्चन इससे पूछेगा। अब दूसरा जो एक्ट आता है वो आता है 1784 का, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट।
जिसके तहत क्या हुआ कि द्वैध शासन जिसको बोलते हैं, द्वैध शासन क्या बोलते हैं, द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन बोलते हैं, या जो है दोहरी शासन जिसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हुआ, जिसके अंदर दो बोर्ड बना गए। एक था बोर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या था कि इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो राजनीतिक मामले थे, यानी कि जो राजनीतिक मामला था उसको देखा गया। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या हुआ कि इसके तहत जो भी मतलब हमारे वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल जितने भी चीजें थी, वो सब चीजें इधर से देखी गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तहत। ठीक है, तो मतलब कि जो सबसे मेन ये पूछता है कि 1784 के मतलब जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके तहत क्या हुआ, तो उसके तहत हमारा द्वैध शासन लागू हुआ, जिसके तहत दो बोर्ड बनाए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बस यही क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद जो तीसरा एक्ट हमारा आता है, तीसरा एक्ट आता है 1793 का, जो 1793 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम आता है। ठीक है, 1793 का चार्टर अधिनियम आता है, जिसके तहत जो है हमारे जो कंपनी का एकाधिकार था, कंपनी का जो एकाधिकार था, एकाधिकार उसको 20 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। और पहली बार ये प्रावधान किया गया कि पहली बार इसी में ये प्रावधान किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, उनके जो सैलरी होगी, मतलब इसमें जो भी इसमें एम्प्लॉय जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी जो सैलरी होगी, वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। किससे दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका तीसरा था 1793 का चार्टर अधिनियम। इसके बाद जो है चौथा आता है 1813, 1813 का चार्टर अधिनियम आता है। 1813 का चार्टर अधिनियम आता है, जिसमें क्या किया गया कि भारत में जो ईस्ट इंडिया मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसका जो व्यापारिक एकाधिकार था, जो व्यापारिक एकाधिकार था, व्यापारिक एकाधिकार जो है इसको क्या किया, समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। और जो है चीन के साथ व्यापार, इसमें जो है चीन के साथ व्यापार। ठीक है, चीन के साथ व्यापार, चाय का व्यापार, इसके साथ जो है चीन के साथ व्यापार। ठीक है, चाय का व्यापार हुआ, चीन और चाय के जो व्यापार था ये मतलब हुआ। और इसी एक्ट के तहत जो है हमारे ईसाई लोगों को, जो ईसाई मिशनरी थे, उनको जो है भारत में प्रवेश मिल गया। ठीक है, और उसके बाद जो है भारत की मतलब हमारे भारतीयों की शिक्षा पर एक 1 लाख 1 लाख प्रतिवर्ष, 1 लाख मतलब प्रतिवर्ष जो है खर्च करने का भी इसी के तहत प्रावधान किया गया। तो 1813, तो ये टोटल चार एक्ट हमने पढ़े कि 1793 का, 1784 का, 1793, 1813। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि मतलब कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो 1793, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद पूछेगा कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुआ था। अच्छा, उसके बाद ऐसे मतलब इससे जो भी मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इससे रिलेटेड इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो बस आपको इसको अच्छे से एक बार अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। तो चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब 1813 के बाद जो है जो पांचवा जो आता है आपका, वो 1833 का आता है। 1833 का चार्टर अधिनियम आता है, जिसके तहत क्या हुआ कि बंगाल जो मतलब कि जो बंगाल के गवर्नर थे,
उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिए। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद जो है ऐसे जो बनने वाले पहले थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ऐसे बनने वाले पहले थे। उसके बाद जो है इसमें क्या हुआ कि जो कंपनी के वाणिज्यिक कार्य थे, क्या थे? कंपनी के कंपनी के जो वाणिज्यिक कार्य थे, जो कंपनी के वाणिज्यिक कार्य थे उसको पूरी तरीके से क्या किया? समाप्त कर दिया गया। और 1800 इसी एक्ट के तहत यानी 1833 के एक्ट के तहत 1834 में एक भारतीय भारतीय विधि आयोग की स्थापना हुई। क्या हुई? भारतीय विधि आयोग की स्थापना किया गया। जिस जिसके जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले थे। कौन थे? लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। उसके बाद जो है इसी एक्ट के तहत जो दास प्रथा इसका अंत किया गया। दास प्रथा का अंत जो है इसी के तहत दास प्रथा को अंत किया गया। और मतलब कि ये सारे पॉइंट्स इस एक्ट के तहत। और सबसे मेन जो इस एक्ट के तहत याद है 1834 का भारतीय विधि आयोग बना। 1834 का भारतीय विधि आयोग बना जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। तो इसके बाद जो अगला एक्ट आता है छठा एक्ट 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम आता है। 1853 वाला जो चार्टर अधिनियम था इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की परिषद के जो विधायी और कार्यपालिका कार्यों को क्या हुआ कि अलग कर दिया गया। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था कि जो सिविल सेवा जो हमारा सिविल सर्विसेज हो यानी जो सिविल सेवाएं हैं सिविल सेवाओं की भर्ती सिविल सेवाओं की इसमें क्या हुआ? जो सिविल सेवाओं की भर्ती थी उसमें खुली यानी सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए जो खुली प्रतियोगिता जिसको बोल सकते हैं ओपन कंपटीशन, यानी कि खुली प्रतियोगिता कि इसमें क्या हुआ? शुरुआत हुआ खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। उसके बाद जो है मतलब कि इसी के तहत जो है आधुनिक सिविल सेवा प्रणाली यानी आधुनिक जो प्रणाली सिविल सेवा की प्रणाली की शुरुआत हुई। उसके बाद 1834 में जो है 1834 में मैकाले समिति का गठन हुआ। ठीक है। उसके बाद इसी में मतलब कि इस अधिनियम में ही जो कंपनी के शासन की अवधि थी उसको मतलब उस अवधि का कोई निश्चित समय नहीं बताया गया था। जबकि इससे पहले जो भी चार्टर नियम थे उसमें एक निश्चित अवधि होती थी। तो ये सारी चीजें इसमें यही सब चीजें थी जो आपको इम्पोर्टेंट मतलब सिविल सेवा की जो खुली प्रतियोगिता हुई थी वो 1800 मतलब 53 में चार्टर एक्ट में किया गया था। ठीक है। और 1854 का इसमें मैकाले 1854 के मैकाले समिति की भी स्थापना इसी में हुई थी। 1854 के मैकाले समिति की स्थापना भी इसी में हुई थी। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जो है एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे। और अच्छा जो भी पॉइंट्स अगर आपको लग रहा हो कि ये पॉइंट्स अभी इसमें कुछ बच रहा होगा तो वो सारे पॉइंट्स आपको क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो मतलब पॉलिटी से एक भी चीजें ऐसी नहीं बचेगी जो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा और मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं 1853 के बाद जो आता है वो हमारा 1858 वाला आता है। कौन सा एक्ट आता है? 1858 का एक्ट आता है। ठीक है। और इसके तहत क्या हुआ? इस एक्ट के तहत जो है हमारे जो बंगाल के मतलब कि जो भारत का गवर्नर जनरल था इस एक्ट के तहत जो भारत के मतलब कि देखिए मैं लिख तो रहा हूँ कम लेकिन बोल रहा हूँ उसको सुनिए। जो हमारे मतलब कि जो भारत के गवर्नर जनरल थे भारत के
जो गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर इसको वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, इसको वायसराय मतलब जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो भारत के वायसराय का नाम दे दिया गया था। और जो प्रथम वायसराय जो बने थे वो हमारे कैनिंग बने थे। कौन बने थे? प्रथम वायसराय जो बने थे वो हमारे कैनिंग बने थे। और इसके तहत ही जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। और यहाँ से जो ब्रिटिश क्राउन ताज जिसको उसमें हस्तांतरित कर दिया गया। और इसी ने जो है जो बोर्ड ऑफ नियंत्रण निदेशक, जो हमने जो 1784 के पिट्स इंडिया में जो हमने पढ़ा था, जो दोहरी सरकार की जो प्रणाली थी, यानी जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उसको भी पूरी तरीके से यहाँ पे ये खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हो गया। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। जो पहले वायसराय थे वो कैनिंग बने थे, ये 1858 थे। इसके बाद जो आता है वो अगला जो आता है हमारा 1861 का अधिनियम आता है। कौन सा आता है? 1861 का अधिनियम आता है इसके बाद। ठीक है, और 1861 अधिनियम में क्या हुआ था? जो हमारे पोर्टफोलियो सिस्टम, जिस एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि पोर्टफोलियो, क्या पूछ लेता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम, जो हमारी पोर्टफोलियो प्रणाली थी वो इसी से लागू हुई थी 1861 से। ये एक क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इससे इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसके बाद जो आने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, क्या आने वाला है? 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार आने वाला है, जिसमें जो मार्ले थे वो राज्य के सचिव थे, राज्य सचिव थे। और मिंटो जो थे वायसराय थे। क्या थे? वायसराय। ठीक है, इसमें यही पूछ लेता है कि 1909 के अधिनियम को क्या किस नाम से जानते हैं? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके तहत जो है हमारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, जिसको बोलते हैं पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल यानी मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल इसमें स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें सबसे मेन यही था। ठीक है, उसके इसके साथ साथ जो है इसमें हमारे वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थे उसके साथ का प्रावधान किया गया। और इसमें जो हमारे इसमें शामिल होने जो पहले भारतीय थे वो सत्येंद्र प्रताप सिन्हा थे। लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है 1909 के पार्लियामेंट सुधार से, वो यही है कि इसमें ही पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग वोट करने का सुधार किया गया। मतलब अलग वोट देने का जो वो था वो इसमें पृथक निर्वाचन स्टार्ट हुआ और मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जानते हैं। उसके बाद इसके बाद आता है 1919 का हमारा जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसको बोलते हैं 1919 को मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम इसको बोलते हैं। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्टार्टिंग हुई। प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो है इसी में जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन, जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ जो है प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत इसी की तहत हुई थी। प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत इसी के तहत हुई। तो 1919 के जो मार्लो मिंटो सुधार था, ठीक है, इसमें सबसे मेन जो इस इम्पोर्टेंट चीज थी वो यही थी कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। ठीक है, और 1926 और एक चीज इम्पोर्टेंट है कि 1926 में इसमें जो है एक
केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। ठीक है, ये दो चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रांतों में द्वैध शासन के स्टार्ट हुआ और उसके बाद 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो ये 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अवार्ड मतलब कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था। इसके बाद हमारा सबसे जो जिससे हमने बहुत सारी चीजें ली हैं वो आती है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम, इससे हमने बहुत सारी चीजें ली हैं। ठीक है, जैसे इसके तहत हमारा जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या था कि इसमें हमने जो है प्रांतों में जो दैश शासन था उसको हमने पूरी तरीके से जो प्रांतों में मतलब कि जो प्रांतों में द्वैध शासन है, क्या है, प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको हमने खत्म करके जो है केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया। किसमें हमने, केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। उसके तहत इसके बाद हमने जो है इसी के एक्ट के तहत हमने जो है आरबीआई की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत 1935 में किया गया था। उसके बाद जो है इसी एक्ट के तहत जो है बर्मा यानी अब म्यांमार को अलग किया था। ठीक है, इसी के और ये जो आरबीआई था ये हिल्टन हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद इसके तहत हमारे अखिल भारतीय संघ की स्थापना इसी के तहत की गई थी। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें थी जो 1935 से मतलब कि ऐड किया गया था। तो यहाँ पर जो हमारे इम्पोर्टेंट जो एक्ट थे वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसके साथ साथ एक हमारा और भी था 1947 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा, ये था 1947 का हमारा भारत शासन, ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था जिसको भारत शासन अधिनियम कहते हैं, जिसमें जो हमारे लॉर्ड माउंटबेटन, इसके तहत जो हमारे गवर्नर वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद इसके बाद इसमें क्या हुआ कि वायसराय का जो पद था, जो वायसराय का पद था उसको क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के तहत। और 15 अगस्त 1947 में जो है भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता और जनजातीय क्षेत्रों के संधि संबंधी को समाप्त कर दिया गया। और इसके तहत हमने जो पाकिस्तान को अलग कर दिया था, ये थोड़ा सा आप समझिएगा। ठीक है, पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। और इसके बाद इससे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट और हम लोग याद रखते हैं। इसमें ये पूछता है कि स्वतंत्र, क्या पूछता है, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वही माउंटबेटन थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके तहत पूछता है प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। तो ये आपके थे सी राज गोपाला गोपालाचारी। तो यहाँ पर हमारे जो भी एक्ट से संबंधित चीजें थी वो पूरी तरीके से समाप्त होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अब अपने ये से आपको एक बेस तैयार हो गया। ठीक है, और इसमें सारे हमने जो भी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होती है वो सबको डिस्कस किया है, बहुत इधर उधर की बातें नहीं की। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि आगे हमारे साथ मतलब कि आगे इसमें क्या हुआ था। तो आगे हमारा क्या हुआ था कि स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम कैबिनेट
मंत्री होता है उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। प्रथम कैबिनेट मंत्री की स्थापना होती है, जिसमें हमारे जिसमें हमारे जो पीएम थे वो जवाहरलाल नेहरू हमारे पीएम थे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे खाद्य खाद्य एवं खाद्य एवं कृषि मंत्री, आप लोग समझे रहिएगा, मैं थोड़ा लिख कम रहा हूँ। हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। उसके साथ साथ विधि मंत्रालय, हमारे जो विधि मंत्रालय थे वो बी आर अम्बेडकर जी थे, ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी थे विधि मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय, जो हमारे शिक्षा मंत्रालय मंत्री थे वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम, ठीक है, अबुल कलाम थे शिक्षा मंत्री। उसके बाद वित्त मंत्री से पूछ लेता है, ठीक है, तो वित्त मंत्री थे इसको हम लोग सन्मुखम आर के सन्मुखम शेट्टी हमारे वित्त मंत्री थे। इसके साथ हमारे जो रेल मंत्री थे एवं परिवहन मंत्री वो जॉन मेथाई थे, ठीक है। कौन थे? जॉन मेथाई हमारे रेल और परिवहन मंत्री थे। श्रम मंत्रालय जिसको बोलते हैं हम लोग, श्रम मंत्रालय हमारे जगजीवन राम थे। कौन थे? जगजीवन राम, श्रम मंत्रालय थे जगजीवन राम। उसके साथ जो है हमारे जो रक्षा मंत्री जिसको बोल सकते हैं वो बलदेव सिंह थे, बलदेव सिंह, ठीक है, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। उसके साथ साथ जो है उद्योग एवं आपूर्ति, यानी उद्योग और आपूर्ति के जो मंत्री थे वो थे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, ठीक है। बाकी यही सारी चीजें थी। और उसके बाद ये जो मंत्रिमंडल, जो पहली हमारी मंत्रिमंडल थी वो 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये मंत्रिमंडल 15 अगस्त 1947 तक से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद अपने मंत्रिमंडल में एकमात्र जो महिला मंत्री थी वो राजकुमारी अमृता कौर। कौन? राजकुमारी अमृता कौर हमारी एकमात्र महिला सदस्य थी। और पहला जो बजट पेश किया था वो 26 नवंबर 1947 को किसने पेश किया था? हमारे वित्त मंत्री आर के शनमुखम शेट्टी ने पहला बजट पेश किया था। क्या पेश किया था? तो बजट, अरे बजट पेश किया था, ठीक है। ये सारी चीजें थी, ये हमारा पहला मंत्रिमंडल था। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट चीजें देखते हैं। इसके बाद हमारा जो संविधान सभा का हमारा कुछ मांग हुआ था उसमें सबसे पहले जो मतलब कि अब यहाँ से कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट चीजें देखते हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछता है। तो जैसे जो संविधान सभा का सबसे पहले मांग किया था वह 1934 में एम एन रॉय ने मांग किया था। किसने? एम एन रॉय ने 1934 में सबसे पहले मांग किया था। उसके बाद इसमें 1935 में जो हमारी कांग्रेस थी, कौन थी? कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस ने इसको आधिकारिक तौर पर 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने मांग किया था। उसके बाद जो है तीसरा हमारा जो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसमें जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने संविधान सभा की मांग दोहराई थी। तो उसके बाद हमारा ये सारी चीजें मांग हो गई। उसके बाद 1940 में हमारा आता है अगस्त प्रस्ताव आता है, ठीक है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। 1942 में आता है क्रिप्स मिशन, ठीक है। 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। अच्छा, ये जो अगस्त प्रस्ताव था ये इसको हम लोग ने स्वीकार नहीं किया था, ठीक है, इसको हम लोग ने स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद 1942 में
क्रिप्स मिशन वो लोग भेजते हैं, ठीक है। कांग्रेस ने इसको भी स्वीकार नहीं किया। इसके बाद हमारा आ जाता है 1946 का अपना कैबिनेट मिशन। क्या आ जाता है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जब आ जाता है, कैबिनेट मिशन आ जाता है, जब वो लोग कैबिनेट मिशन भेजते हैं, तो इसको जो हमारे मतलब कि कांग्रेस ने भी और हमारे जो मुस्लिम लीग था, उन दोनों ने इस चीज को स्वीकार कर लिया, कैबिनेट मिशन को। और जो कैबिनेट मिशन था वह मार्च 1946 में हमारे आया था। इसी के तहत हमारा संविधान सभा का निर्माण किया गया था। और इसमें हमारे 3 सदस्य थे जिसको हम लोग पास्ट के नाम से जाते हैं। पहले थे पैथिक लॉरेंस, जिसको बोल सकते हैं पैथिक लॉरेंस, ठीक है। एवी एलेक्जेंडर, ठीक है। एवी एलेक्जेंडर थे। और ये थे स्टेफोर्ड, स्टेफोर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, जिसमें जो हमारे पैथिक लॉरेंस थे वो अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसी के तहत हमारा जो मतलब कि संविधान सभा है, उसकी स्थापना इसी के तहत हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब इसके मतलब कि कैबिनेट मिशन योजना में क्या हुआ? अब कैबिनेट मिशन यहाँ से संविधान सभा की स्थापना इसी के तहत, संविधान की स्टार्टिंग इसी के तहत हो गई, ठीक है। तो उसके बाद अब इसमें क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान पर जो है अब यहाँ पर क्या होगा कि चुनाव होगा, जिसमें हम लोग अब देखेंगे कैसे क्या हुआ, तो ठीक है। तो जैसे जो हमारे पास कुल सीटें थी, अगर टोटल सीटें देखें तो 389 हमारे पास कुल सीटें थी। जिसमें ये सीट जो मतलब 389 सीट थी, इसमें हमारे 296 जो लोग थे, 296 इसमें ब्रिटिश मतलब निर्वाचित सदस्य थे। ये जो 296 थे निर्वाचित सदस्य थे, और इसमें से जो 93 लोग थे वो देसी रियासतों से मनोनीत होने थे। देसी रियासतों से मतलब देसी रियासतों से मनोनीत होने थे। और 296 में जो 292 थे, 292 जो सदस्य थे, ये गवर्नर के प्रांत से, कहाँ से? गवर्नर के। और 4 चीफ कमिश्नरी से थे। कहाँ से? 4 चीफ कमिश्नरी से, ठीक है। इसमें ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि टोटल 389 सीटें, जो टोटल 389 थे, 296 को निर्वाचित करना था और 93 लोगों को मनोनीत करना था। और 96 में से 292 गवर्नर के प्रांत से थे और 4 हमारे चीफ कमिश्नर के प्रांत से थे। अच्छा, जो उसके बाद जो इसमें हमारे जो सीटों मतलब कि जो सीटों का आवंटन होना था, यानी जो सीटें बंटनी थी, वो प्रति 10 लाख, यानी कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होना था। प्रति 10 लाख पर एक सीट आवंटित की जाती थी। और सीटों के लिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब कि 3 समुदायों में विभाजित था। एक था आपका मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम था। और ये सिख था, ठीक है। और सामान्य, ये 3 सीटों में आपका विभाजन हुआ था। अच्छा, इसमें एक भी पॉइंट अगर आपको लग रहा होगा कि एक भी पॉइंट, अरे इसको है, एक भी पॉइंट मिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, ये सब अपने आप में एक क्वेश्चन है। सारे पॉइंट्स अपने आप में क्वेश्चन है। और इसका आपको जब कोई मॉक टेस्ट देंगे या प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो ये चुनाव हुआ था, वह पहला जो चुनाव हुआ वह जुलाई अगस्त, क्या जुलाई अगस्त 1946 में आपका चुनाव हुआ, ठीक है। जिसमें जो कांग्रेस थी, कि क्या कौन सी थी? कांग्रेस जो थी उसको 208 सीटें मिली। कितनी? 208 सीटें। और जो हमारी मुस्लिम लीग थी, जो हमारी मुस्लिम लीग थी उसको 73 सीट मिली। और निर्दलीय जो थे हमारे, जो निर्दलीय थे उनको हमारा 15 सीट मिला, ठीक है। तो यहाँ से कांग्रेस बहुमत हुई, और कांग्रेस बहुमत में हुई और कांग्रेस की जीत हो गई। तो ये सारी चीजें थी, कैबिनेट मिशन योजना थे, ठीक है। ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या हुआ कि यहाँ से कुछ समितियों की स्थापना हुई, ठीक है। तो जिसमें से जो प्रमुख जो हमारे जो प्रमुख समिति थी, जिसमें से 8 हमारे जो प्रमुख समिति थी, और 13 जो लघु समिति थी। तो जिसमें जो है